क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। देखते हैं क्या होता है। ठीक, पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सिस्टम का मतलब तो आप जानते होंगे ना क्या होता है? नहीं जानते? जानते होंगे तो देखो, ये है पाचन तंत्र। ठीक है, तंत्र मतलब होता है आपका क्या? सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। तो उनको पता है पाचन मतलब हम खाना वाना खाते हैं, ये कोई कुछ भी आप खाओगे तो उसका पाचन करना पड़ेगा। आपके शरीर में जाके क्या होता है? पेट में जाके पाचन होता है या नहीं? लेकिन ये तंत्र जुड़ा हुआ है ना, तो तंत्र का मतलब क्या है ये आपको जानना है। यदि आप तंत्र का मतलब जान गए तो फिर पाचन का मतलब भी समझ जाओगे नहीं। ठीक, तो ये है पाचन तंत्र। तो पाचन का मतलब होता है किसी भी बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे रूप में क्या करना? तोड़ना। ये क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? ये पाचन। ठीक है, लेकिन ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है ना, ये अपने आप तो टूटेगा नहीं। सही है क्या? अपने आप टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो इसके लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तंत्र की। या फिर बोला जाए तो किसकी आवश्यकता होती है? सिस्टम की। किसकी आवश्यकता होगी? सिस्टम की। ठीक है, तो सिस्टम उसे कहा जाता है जब एक साथ बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपको कुछ भी बनाना हो। हाँ, यदि आपको डिस्पोजल बनाना हो तो उसमें बहुत सारी मशीनें होगी ना। ठीक, मतलब एक तो आपके प्लास्टिक बनाने वाली मशीन अलग होगी, फिर उसको आकार देने वाली मशीन अलग होगी। मतलब इस प्रकार से जिसको जो आप काम कर रहे हो, जितने तंत्र मिलकर काम करते हो उसमें जितने बहुत सारे अंग या फिर बहुत सारे समूह का मिलना, हाँ वो भी कहलाता है आपका सिस्टम कहलाता है या फिर तंत्र कहलाता है। ठीक, तो ऐसे ही हमारा हम जब भोजन करते हैं तो इसका पाचन करने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो इधर से खाओगे वैसे के वैसे इधर से निकाल दोगे, कोई मतलब निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। हाँ, तो हम जब भोजन करते हैं ना तो उसको तोड़ने के लिए जिस जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे ही आप क्या बोलोगे? पाचन तंत्र। ठीक, जैसे कि अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप ट्रेलर ही है। ठीक, पिक्चर तो बाकी है। सही है कि नहीं? तो आपने भोजन किए तो भोजन को जो तोड़ने के लिए जितने अंग की जरूरत होगी या फिर जितने समूह आपके शरीर में काम कर रहे होंगे उन्हें क्या बोलोगे आप? पाचन तंत्र। क्या बोलोगे? पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पाचन तंत्र की डेफिनेशन कि भाई भोजन को पचाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। समझे क्या? ठीक, अब देखना कैसे होता है पाचन। अब मान लो भोजन का आप करते हो तो आपके पास ये थाली है, ये थाली है। ठीक, अब थाली में आपके पास क्या रखा हुआ? रोटी या फिर भोजन का हो। क्या रखा हुआ है? भोजन का हो। अब ये रखा है तो आप इसको खाओगे ना? खाओगे क्या? वैसे रखे रहने दोगे? नहीं रखे रहने दोगे। क्या करोगे? इसको खाना है। ठीक है, तो खाने के लिए ना अभी आपने ये देखा कि भाई अपने शरीर में जितने भी अंग या जितने भी तंत्र पाचन करने के लिए काम कर रहे होंगे उन्हें आप पाचन तंत्र बोलेंगे। लेकिन ये जो पाचन तंत्र है ना, ये 5 क्रियाओं पूरा होता है। कितनी क्रियाओं? 5 क्रिया, मतलब 5 अवस्था होती है तब जाके आपका पाचन तंत्र कंप्लीट होगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि आपने खाया वो कंप्लीट हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पूरा होने के लिए 5 क्रिया होती है। कितनी क्रिया? 5 क्रिया। तो उसमें से हम पांचों देखते हैं। पहली है आपकी अंतःग्रहण। कौन सी हो जाएगी? अंतःग्रहण। दूसरा पाचन। तीसरा अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। और पांचवी जो अवस्था है आपकी वो है मल त्याग। क्या है? मल त्याग। ठीक है, तो ये 5 अवस्था होती है जब हम भोजन कर रहे होते हैं। इसके दौरान ही हमारा भोजन क्या होता है? पूर्ण रूप से पच जाता है और फिर इसी से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये अंतर्ग्रहण क्या होता है करके। अंतर्ग्रहण। ठीक, अब आपके पास भोजन है, भोजन किस में रखा हुआ है? थाली में। आप इसको खाओगे ना? खाओगे नहीं? तो जैसे ही आप यहाँ से भोजन को उठाओगे और ये अपने मुख में ले आओगे तो ये कहलाता है आपका पहला क्या? अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। मान लो ये आपका मुख है। क्या है ये? मुख। तो ये भोजन यहाँ से आप उठाओगे, यहाँ पे ले जाओगे नहीं, तो ये आपको भोजन उठाना और अपने मुख तक ले जाना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। तो ये पहली क्रिया होती है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को मुख में ग्रहण करना। क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो ये होती है पहली क्रिया। तो ऐसा पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि पाचन तंत्र की पहली अवस्था या पहली क्रिया कौन सी होती है? तो कौन सी होगी? अंतर्ग्रहण। कौन सी होगी? अंतर्ग्रहण। तो आप इसे यदि अपनी भाषा में परिभाषित करना चाहोगे फिर तो क्या बोलोगे? भोजन को निगलना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण।
दूसरा है आपका क्या, पाचन। अब जब आपने भोजन को तो मतलब अंतर्मन कर लिए, मुख में ले गए, तो क्या ये अपने आप पचेगा क्या, नहीं पचेगा। हमको पता है बड़े बड़े पदार्थों को छोटे रूप में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। तो आप रोटी खाते हो ना, खाते हो तो वैसे गिर जाओगे, नहीं गिरोगे, पहले चबाओगे उसको, चबाओगे ना ऐसा, तभी जाके वो छोटे छोटे टूटेगा। आपकी जो रोटी है आप चबाओगे तभी तो टूटेगी छोटे छोटे रूप में। तो ये जो छोटे छोटे रूप में टूट रही है इसे क्या कहा जाता है, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये होती है आपकी दूसरी अवस्था। ठीक, भोजन है, भोजन को उठाए, सबसे पहले अंदर बना, फिर उसके बाद आपने तोड़े। दांत है आपके अंदर, कितने दांत, 32 दांत। चबाओगे ऐसे, तो ये चबाना क्या कहलाता है आपको, पाचन। ठीक, इसके बाद तीसरा होता है आपका कौन सा, अवशोषण। कौन सा होता है, अवशोषण। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है कि भाई आपने भोजन किए, उसको चबा लिए, पूरा अभी क्रिया चलेगी अंदर, ठीक है, तो इससे जो रस निकलता है आपका, ठीक है, उसको सोखना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवशोषण। फिर उसके बाद आपने पूरा रस जो है सब निकाल लिए, उसको सोख लीजिए, फिर उससे ऊर्जा आपको प्राप्त करना है ना। यदि आप ऊर्जा प्राप्त नहीं करोगे तो ऊर्जा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो ये जो रस सोखे वो इससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, ऊर्जा। मतलब जो रस लिया आपने उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हो आप, सौंगीकरण। क्या बोलते हो, सौंगीकरण। तो सौंगीकरण की क्रिया हो जाएगी कि भोजन करने के दौरान हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलोगे, सौंगीकरण। फिर एक अंतिम बची कौन सी, मलत्याग। ये तो सब जानते हैं, सही है। खाए पिए, अपनी ऊर्जा अपन ने ग्रहण कर लिए और जो अपशिष्ट है उसे बाहर, ठीक है, गुदल बाहर के रास्ते कहाँ कर देते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। हाँ, अपवाद होते हैं, हर जगह आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। जो जो सही है भाई उसको रख लो, आगे वाले से बाहर जा लिख लो, तुम्हारा कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है। तो इतनी सारी चीजें चलती है, तब जाके क्या होता है, पाचन आपको कंप्लीट होता है। ठीक है, अंतिम में मुख द्वार से लेके कहां तक जाता है, गुदा द्वार तक। कहां तक, मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक। ये हमारी पाचन क्रियाएं संपन्न होती है। और ये पाचन क्रियाओं को आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि पाचन की क्रिया कितनी अवस्थाओं में पूरी होती है, तो 5 अवस्था, जिसमें से पहली अंतर्ग्रहण, दूसरी पाचन, तीसरी, चौथी, पांचवी मलत्याग। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, पूछेगा कि पाचन क्या है, तो तोड़ना क्या कहना है, पाचन। अवशोषण मतलब अवशोषित कर लेना, और सौंगीकरण मतलब ऊर्जा प्राप्त करना। इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक, रख लोगे। तो ये 5 अवस्था है, ये समझ में आई क्या, नहीं समझे, समझ गए। ठीक, अब देखना यहाँ जो आपका भोजन रखा हुआ है ना, भोजन है, थाली में भोजन है, तो अभी तो ये भोजन है नॉर्मल, लेकिन आप जब यहाँ से उठाओगे और इसको अपने मुख मुंह में ले जाओगे, हाँ, तो ये बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलस। क्या कहलाता है, ये बोलस कहलाता है। ठीक, तो जैसे ये मुख में गया तो किसका रूप ले लेगा, बोलस का। क्या बनेगा, बोलस में। तो इतना आप याद रखें। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो ये पांचों क्रियाएं आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी तो आप ध्यान रखना भाई, पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक, पांचों की क्रियाओं का काम पूछ सकता है, या फिर कितनी क्रियाएं होती है ऐसे पूछ लेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इतने बात समझेंगे, समझ गए। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब मुझे बताओ, भोजन आप करोगे, करोगे, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा। कहाँ जाएगा, मुख। तो देखना ये मुख को ना मुख गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख गुहा। गुहा किसे बोलते हैं साइंस की भाषा में, यदि आपके शरीर के अंदर कहीं खाली जगह है ना, कहीं भी खाली जगह, तो उसे गुहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, गुहा के नाम से। जैसे अपना ये रूम है, ये रूम भी तो खाली है ना, साइंस के हिसाब से एक गुहा है। क्या है, गुहा है। हाँ, तो आप यदि जब मुख में प्रवेश कराओगे भोजन को, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसे अपन कहते हैं, किस नाम से जानते हो, मुख गुहा। पहले कहाँ आएगा ये, मुख गुहा में। कहाँ आएगा, मुख गुहा। अब ये जो आपकी मुख गुहा है, इस प्रकार से ये मुख गुहा में आप देखोगे तो इसमें आपको दांत मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दांत। कितने दांत, 32 दांत। ठीक है, साथ में आपको इसमें लाल ग्रंथि मिलती है। क्या मिलती है, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि इसमें आपको देखने को मिलेगी, और साथ में आपको एक जीभ, क्या रहेगी, जीभ आपको इसमें देखने को मिलेगी। इतनी चीज आपके मुख में उपस्थित होती है, एक तो दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लाल ग्रंथि। हाँ, तो हमको देखना है ये जो भोजन है मुख में जाता है तो ये कैसे पाचन होता होगा मुख में। ठीक, सबसे पहली अवस्था क्या है, अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण के दौरान भोजन कहाँ जाता है, मुख में। कहाँ जाएगा, मुख में। तो मुख में क्या क्या चीज पाए जाते हैं ये हमको देखना है। ठीक, तो आपके मुख में सबसे पहले आप ये देखोगे तो लाल ग्रंथि देखना है आपको। क्या देखना है, लाल ग्रंथि। ठीक है, तो लाल ग्रंथि पाई जाती है, दूसरा दांत और तीसरा है जीभ पाई जाएगी। तो हमको ये देखना है कि ये लाल ग्रंथि क्या है करके, इनका क्या काम है, ऐसा क्या है इसका मैन कि ये हमारे मुख में निकलती करके। ठीक, तो इसको हमको देखना है, किसको,
लाल ग्रंथि। तो अब हेडिंग डालो आप क्या, लाल ग्रंथि। क्या डालो, लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि। ये सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाल ग्रंथि है कहाँ पाई जाएगी, मुख में। कहाँ पाई जाएगी, मुख में। ठीक, अब इसके बारे में देखना, ये जो लाल ग्रंथि है ना आपके मुख में पाई जाती है, पर कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। ठीक, और वो तीनों जोड़ी का नाम क्या क्या है, तो एक में आएगी आपकी पैरोटिड, पैरोटिड, दूसरी सबलिंगुअल, और एक में आएगी आपकी सबमैंडिबुलर। क्या आएगी, सबमैंडिबुलर। इनके नाम हमको देखना है। हाँ, तो पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, मुख में। पूछ लेगा कि पैरोटिड ग्रंथि का स्त्राव या फिर कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मुख में। तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ना, ये मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी, पैरोटिड ग्रंथि। हाँ, तो 3 ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और एक सबमैंडिबुलर। इसमें से सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी आएगी, पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी आएगी, पैरोटिड ग्रंथि। हाँ, तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि हमारे मुख में तो पाई नहीं जाती है। ठीक, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है मुख की, लेकिन इसका और कहीं काम होता है। आपने देखा सर जो डस्ट लेता करके, हाँ, तो सांप रहता है ना, उसमें जहर की थैली का काम करती है। कौन, पैरोटिड ग्रंथि। हाँ, तो सांप में जहर की थैली का काम कौन करती है, पैरोटिड ग्रंथि। इतनी बात आप याद रखोगे, सांप में जहर की थैली का काम करती है, जहर की थैली का कार्य करती है। कौन, पैरोटिड ग्रंथि, जो हमारे मुख गुहा की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आपकी, सबमैंडिबुलर। कौन सी है, सबमैंडिबुलर। ये क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है। अभी ग्रंथि पाई जा रही है ना, तो इससे कुछ ना कुछ काम होता होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ ग्रंथियां पाई गई तो हो गया, ऐसा नहीं। तो उनसे ना कुछ क्या निकलते हैं आपके, पैरोटिड ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते। जितनी आपकी ग्रंथियां हैं, जितनी आपकी ग्रंथियां, उससे सब क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। हाँ, तो ये तीनों प्रकार की ग्रंथि से हमारे मुख में पाई जाती है ये। तो ये तीनों प्रकार की ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम, 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है कौन सा, टाइलिन। कौन सा निकलता है, टाइलिन। इसके साथ दूसरा निकलता है आपका डायस्टेज। कौन सा निकलता है, डायस्टेज। फिर एक हो जाएगा आपका लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। और एक हो जाएगा आपका क्या है, म्यूलिन। क्या हो जाएगा, म्यूलिन। ये निकलते भाई आप कितने एंजाइम, 4 एंजाइम। हाँ, पाचन चल रहा है, पाचन में हमने क्या पढ़ा, मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर लाल ग्रंथि। कितने प्रकार की लाल ग्रंथि, 3 प्रकार की। सबसे बड़ी पैरोटिड, फिर सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल। ठीक, जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड, जो सांप में जहर की थैली का कार्य करती है। ठीक है, अब हमने देखा ये कि ये जो तीनों प्रकार की ग्रंथि है, इससे कितने एंजाइम निकलते हैं, 4 एंजाइम। कितने एंजाइम, 4 एंजाइम। ठीक है, तो आपको ये देखना ये एंजाइम क्यों निकल रहा है, कोई ना कोई का काम होगा तभी निकल रहा है, अन्यथा ये निकल देगा, नहीं निकलते। हाँ, तो सबसे पहले देखना आपको सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, टाइलिन। क्या है, टाइलिन। इसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। किसे, टाइलिन को। ठीक है, तो आपके मुख गुहा में सर्वाधिक निकलने वाला एंजाइम टाइलिन। कौन सा जाएगा, टाइलिन। तो टाइलिन के साथ ये डायस्टेज है ना, ये दोनों जो है स्टार्च को मंड में बदलते हैं। किसमें बदल देते हैं, स्टार्च को मंड में बदलने का काम करते हैं। ठीक, अब ये स्टार्च और मंड क्या है, तो स्टार्च मतलब होता है, या मंड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप जो भोजन करते हो ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्टिंग होता है हमारा कहाँ से, मुख से ही। कहाँ से चला जाता है, मुख से। तो ये जो टाइलिन और डायस्टेज है, ये दोनों मिलकर पाचन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये दो एंजाइम का काम तो समझ आ गया कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन होगा कहाँ से, टाइलिन और डायस्टेज करेगा। और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है कहाँ से, मुख से। तो ऐसा पूछ लेता है कि मुख से किसका पाचन स्टार्ट होता है, या मुख से किसका पाचन शुरू होता है, तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो टाइलिन और डायस्टेज मिलकर किसका पाचन कर देते हैं, डायस्टेज का, सॉरी किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना भाई, पूछ लेता, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। टाइलिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसके साथ मिलकर एक डायस्टेज, ये दोनों क्या है, एंजाइम है, जो क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक रहेगा आप।
या फिर आप ऐसा ध्यान रखो कि मुख से किसका पाचन स्टार्ट होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ये तो समझ आया, ये दो एंजाइम है, टायलिन और डायस्टेज, किसका पाचन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन अभी दो और तो बाकी है आपके, है ना, एक है आपका लाइसोजाइम और एक है म्यूलिन। तो ये जो लाइसोजाइम है ना, लाइसोजाइम जितने भी आपके जीवाणु होते हैं, जितने भी आपके कीटाणु जाते हैं भोजन के माध्यम से, आपने क्या काम किए, बना लिए और रख दिए और खाना छोड़ दिए। हाँ, मान लो आपने भोजन निकाले खाने के लिए, आपको खाना है, लेकिन आपको कॉल आ गया किसी का, ऐसा मान लो। हाँ, अब कॉल आ गया तो आप तो बढ़िया खुश हो, कॉल आ गया भाई, सारे काम छोड़ दो, आप बाद में लग गए, लग जाते कि बात में, हाँ जी क्या कर रहे हो आप, हाँ सही है, लग जाओगे ना काम, लगेंगे, पूरा काम छोड़ दिए, खाना इधर छोड़ दिए, पीना इधर छोड़ दिए, बात कर रहे हैं, हाँ भाई कैसे हो, भाई तो छोड़ो, हाँ जी बाबू सोलह टोला समझ जाओगे, सही है, तो आप लग जाओगे, तो आपका माइंड में क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, उस टाइम बिजी हो जाएगा, तो फिर आपका भूजा रखा वो तो रखा ही रहेगा, रखा रहेगा, तो उसमें इतने सारे प्रोटोजोआ है, कवक है, जो भी जीवाणु कीटाणु दुनिया भर की चीजें हैं, तो ये सब ना आपके भोजन में क्या जाएंगे, आ जाएंगे और आपको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, तो क्या होगा, भोजन में आपके जीवाणु मार हो जाएंगे, वहाँ कीटाणु घुस जाएंगे, तो उससे लड़ने के लिए भी तो कोई होना ना, यदि नहीं होंगे तो आपके पेट के अंदर ही चल जाएंगे, तो आपको क्या होगी, बीमारी होगी ना बीमारी। तो भाई उसी कीटाणु को खत्म करने के लिए एक खतरनाक एंजाइम पाया जाता है और उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम है मुख्य गुण पाया जाता है और ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट। तो ऐसा नहीं करना, अगर भोजन कर रहे हो तो बराबर समय से कर लो, ध्यान से कर लो तो सही रहेगा, अन्यथा आपके लाइसोजाइम जो है उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, सही है। तो आप ऐसे अगर भोजन निकालो और तुरंत ही खा लो तो सही है, अन्यथा बाबू टोना सोना में तो आप अपने आप में कर रहे होंगे, ग्रसित कर लोगे। हाँ, जिसकी नहीं है तो वो क्या नहीं है, जिसकी नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, सही है। तो इतनी बात ध्यान रखना, ठीक। ये एंजाइम है टायलिन और डायस्टेज, क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइसोजाइम कीटाणु को मारने काम करेंगे। अब भाई मेन काम आता है किसका, म्यूलिन का। अब इसका भी तो कोई काम होगा ना, सबसे महत्वपूर्ण काम है किसका, म्यूलिन का। अब मुझे बताओ, आप भोजन करते हो, भोजन किए, तोड़ लिया और गिर ले होगा नहीं, यहाँ फंस जाएगा ना, फंसेगा नहीं, तो उसका चिपचिपा बनाने काम करता है कौन, म्यूलिन। ऐसा कहा तो पूरा उसको चिपचिपा बना देगा, कहाँ पे, मुख में। हाँ, तो भोजन को चिपचिपा बनाने काम करता है कौन, म्यूलिन। या फिर अपन बोल सकते हैं पूरा लिविंग कर दिया भोजन को, कौन करता है, म्यूलिन। कौन करता है, म्यूलिन। तो भोजन को लसलसा बनाने का जो काम करता है वो कौन है, म्यूलिन है। तो इस प्रकार से पाए जाते हैं कितने एंजाइम, 3 एंजाइम, कितने, 4 एंजाइम, जिसमें से टायलिन और डायस्टेज कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लाइसोजाइम जीवाणु मारने का काम, और उसके बाद एक म्यूलिन। म्यूलिन क्या करेगा, तो भोजन को लसलसा बनाएगा। अब इसका रहना बहुत जरूरी है, किसका, म्यूलिन का। पता चल रहा है आपने भोजन किए, आपकी जो ग्रास नली होती है, सही बताऊंगा मैं, ग्रास नली और एक सक्रिय नली होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से पूरा भोजन गुजरता है, ठीक। तो उसमें यदि मान लो चिकनाहट रहेगी तो जल्दी से जाएगा कि नहीं, पर यदि मान लो चिकनाहट नहीं, आपने वैसे कर लिए, इतना बड़ा कौन लिया खाए उसको, हाँ, और कील रहे होते यहाँ हटा जाएगा वो, फिर होना पड़ेगा, होंगे कि नहीं होंगे। इसके लिए ना ये म्यूलिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके भोजन को क्या करे, लसलसा बनाए, ताकि जो ग्रास है जिसे आसानी से भोजन कहाँ पहुंच जाए, पेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो म्यूलिन कहाँ याद रखना, भोजन को एकदम कैसा बना देगा, लसलसा बना देगा, बिल्कुल एकदम चिकनाहट के साथ फिर भोजन जाएगा कहाँ, नीचे पहुंचेगा। तो इस प्रकार से होते हैं कितने एंजाइम, कितने एंजाइम, 4 एंजाइम। हाँ, अभी हम देख रहे हैं क्या, लाल ग्रंथि, क्या बोल रहे हैं, लाल ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4। पहला टायलिन, उसके बाद डायस्टेज, इसका पाचन क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट, फिर लाइसोजाइम इसका पाचन कीटाणु होगा, इसके बाद म्यूलिन। म्यूलिन क्या करेगा, तो भोजन को लसलसा बनाएगा, ठीक। अब ये जो लाल है ना, लाल, लाल मतलब समझते हो, ऐसे छूओगे तो लाल दिखाई देगी आपको, वही तो लाल है, कुछ नहीं है। हाँ, तो ये जो लाल है ना, ये मतलब एक दिन में 1 से 1.5 लीटर निकलती है, कितनी निकलती है, 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर ये लाल निकलती है। हाँ, तो आज देखना, और बच्चों में निकलती है 2 लीटर, कितनी निकलती है, 2 लीटर निकलती है, कितने निकलते हैं, 2 लीटर, 2 से 3 लीटर आप मान सकते हो। हाँ, तो ये बताओ बच्चों में क्या निकलती है ज्यादा, ये देखना, बच्चे होते हैं उनको कुछ समझ नहीं रहती, बैठे हैं, बैठे क्या करें, कुछ किया है,
मूंग डालिए देगा, मिट्टी खा लिए खले देना, तो भाई उसको मारना पड़ेगा ना, जीवाणुओं को मारना पड़ेगा। तो मारना पड़ेगा तो ज्यादा लार निकलेगी तो उसमें ज्यादा क्या निकलेगा, तो ज्यादा निकलेगा तो वो ज्यादा जीवाणु खाएंगे तो उनको सब क्या करेगा, खत्म करते जाएगा। इसलिए जो बच्चों है ज्यादा लार की आवश्यकता होती है। यदि हम भी बच्चे रहेंगे तो कुछ भी आना डालिए मुंह में, डालिए चावल आए चबाने लगोगे तो उसको खत्म करने के लिए होता है कौन, डाइजेशन। इसलिए बच्चों में ये ज्यादा निकलती है कौन, लार। तो कितनी निकलती है पूछेगा तो कितनी निकलेगी, 2 से 3 लीटर, और हमारे अंदर अभी 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। लेकिन इसको उत्तेजित करने वाले भी कुछ पदार्थ है। यदि मान लो आपके अंदर लार नहीं निकल रही है, आप भोजन सही से नहीं निकल पा रहे हो, आपका भोजन लसलसा नहीं बना है, तो उसके लिए भी इसको उत्सर्जित करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं। किसको, लार को, मतलब लार निकालना है ना आपको, लार निकालना चाहिए, कहानी क्या हुई यहीं से खत्म, तभी तो आपका भोजन नीचे पहुंच पाएगा, अन्यथा भोजन नीचे पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो इसके लिए ना आप देखे होंगे निकोटीन, क्या देखे होंगे, निकोटीन, और एक कैफीन पाया जाता है, किसमें, कैफीन, क्या कैफीन, कैफीन है, क्या है, कैफीन पाया जाता है। ये पाया जाता है आपकी चाय कॉफी में, और ये पाया जाता है तंबाकू में। हाँ, तो आपने देखे होंगे जो तंबाकू खाने वाले होते हैं, गुटखा खाने वाले, खा लिए देखेंगे, मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो नहीं बोलेंगे क्या, उनको बार थूकना पड़ता, थूकते ना ऐसा। तो ना ये जो है उत्तेजित करती है, एक तंबाकू और एक चाय, हाँ, लार को निकालने के लिए उत्तेजित करते हैं। देखिए होंगे आपने, हो सकता है आप भी खाते होंगे सर। हाँ, तो यदि आप लोग कहीं आप 10 आदमी साथ बैठे हो, बराबर 9 तो ऐसे है कि भाई बराबर बोल रहे हैं, लेकिन आपने खा के रखे हो, हाँ, तो आप साथ बैठे हो, बढ़िया ऐसे लगेगी गौ माता है घर की, और उनको ये नहीं पता गुटखा खा है, कोई काम रहेगा नहीं बोलोगे, हाँ वो फिर आवाज निकलेगी, फिर आप थूकोगे, तो बार बार इतने तनाव खाओगे तो बार बार आता है ना, तो बार बार थूकते हो, तो लार को उत्तेजित करने वाले पदार्थ होते हैं चाय और तंबाकू। ये बात आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, हाँ, हो सकता है पूछ ले। तो लार को उत्तेजित करने वाले पदार्थ कौन कौन से, एक तंबाकू और एक चाय, ठीक। यदि आप इसका सेवन कर रहे होंगे तो अभी ये 1 से 1.5 लीटर निकल रही है, तो 2 से 3 लीटर निकलेगी, ठीक। अब देखना ये जो लार है ना, लार जो है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाते हैं। ये जो क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। लेकिन आपने एक सोचे सुबह उठे और ब्रश करते हो ना ब्रश, तो क्या किया जाता है, सोचे आपने, क्योंकि देखो आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन तो बड़ी बिजी है ना, बिजी है क्या नहीं, तो उसका कंट्रोल भी नहीं है, पूरा कौन कंट्रोल करके रखता है, मेरुरज्जु, कौन करती है, मेरुरज्जु। तो उस टाइम में ये ज्यादा ध्यान नहीं देता अपना ब्रेन, तो ये ज्यादा लार भी नहीं निकलती सोते समय, आपको मुंह ऐसा रहेगा, सो जाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा देखना, ये आजू बाजू वाले आप सांस लोगे, ऐसा लोगे, सर्दी लग जाती तो ये तो मुंह के माध्यम से आपके मुंह में कुछ जीवाणु घुस जाते हैं, तो वो दांत में जम जाएंगे, तो उसी को हटाने के लिए आप खार के करने लगते हैं, मैं ब्रश करने लगते, इसीलिए तो आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, अन्यथा आप अभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी तो आपका ब्रेन एक्टिव है, तो आप तो बढ़िया, आपको पता है कि भाई कब मुंह बंद रखना है, कब खोलना करके। लेकिन जब आप सोए हुए रहते हो नींद में, सोते नहीं ऐसा, अपन को पता रहता पर किसी से पूछना, ऐसा सोते हैं मुंह खोल के, तो तभी तो ये लाइसोजाइम एंजाइम काम नहीं करता, तो जीवाणु और जम जाते, इसलिए आपको क्या करना पड़ता, ब्रश करना पड़ता। हाँ, तो ये होती है आपकी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां, उससे निकलने वाले एंजाइम और उसको उत्तेजित करने वाले पदार्थ, कौन कौन सी हुए, निकोटीन और चाय। आया क्या समझ, नहीं आया, ठीक। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन सी सबसे बड़ी, कितने प्रकार के एंजाइम, 4 प्रकार, कौन कौन से, डायलिन और डायस्टेज का काम, हाँ, डायस्टेज कीटाणु इम्यूनिन ऐसा सब देगा। हाँ, एक दिन में कितनी लार निकलती है, और फिर बच्चों में इसको उत्सर्जित करने वाला पदार्थ निकोटीन, क्या कहलाता है, निकोटीन कहलाता है, ठीक। इतनी बार आपको ध्यान रखना है, रख लोगे, ठीक। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, हाँ, मनुष्य में कितनी जोड़ी, कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, 1 2 3, एक साइड एक और एक साइड एक, तो ये जोड़ी पाई जाती है, कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी, ये ध्यान रखना। हाँ, कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी। और खरगोश पे, खरगोश, एक कुत्ता बिल्ली, इनमें कितनी होगी, 5 जोड़ी होगी, कितनी होगी, 5 जोड़ी। हाँ, कुछ भी खाते रहते हैं तो उनसे निकालना जरूरी है, तभी तो कीटाणु आ रहे हैं। तो इतना हमारे अंदर
3 जोड़ी, खरगोश कुत्ता बिल्ली में 5 जोड़ी। तो इतनी बात समझे क्या? पाचन तंत्र का मतलब समझ गए? ठीक, हमारे खरगोश में 4, ठीक, खरगोश में होती है कितनी? 4 और कुत्ता बिल्ली में 5 जोड़ी। इतना आप ध्यान रखना, ठीक। तो पाचन का मतलब समझ आया ना, क्या होता है पाचन? समझ गए? बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे रूपों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो हमारे अंदर पाचन तंत्र किसे बोलोगे? कि भोजन को पचाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। कितनी अवस्था है? 5 अवस्था। पहली अंतःकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मध्य। ठीक, जब हमने देखा कि भोजन है, भोजन को आपने मुख में निकले मतलब निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण तो आप सबसे पहले मुख में निकलते हो ना, तो ये जैसे ही मुख में आया तो भोजन क्या बन जाता है आपको? जल्दी जल्दी बोला बन जाता है। क्या बन जाता है? बोला बन जाता है। ठीक, आपने देखा कि मुख में कितनी चीजें पाई जाती है? एक तो आपके दांत पाए जाएंगे, एक जीभ पाई जाएगी और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाएगी। तो ये लाल ग्रंथियां आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि है कौन सी है? पैरोटिड, फिर सबलिंगुअल, फिर सबमैंडिबुलर। तो इनसे कितने प्रकार के एंजाइम? 4 प्रकार के एंजाइम। पहला डाइजेस्ट, उसके साथ डाइजेस्ट, दोनों किसको पचाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, उसके बाद एक डाइजेस्ट का काम और यूरिन का काम एक दिन में कितनी लाल निकलती? 1 से 1.5 लीटर। बच्चों में 2 से 3 लीटर। इसको उत्सर्जित करने वाले पदार्थ निकोटीन, निकोटीन और कैफीन। इतनी बात आप ध्यान रख रहे। ठीक, अब इसके बाद कल पढ़ेंगे क्योंकि आपको केमिस्ट्री तो पढ़ना है। सही है क्या? केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है ना, तो इसके बाद कल ही पढ़ेंगे। इतनी बात आप कल याद करके आना। ठीक, याद करके आओ। ठीक है, हम मिलते हैं भाई कल।